हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए शुरुआत करेंगे आज की अपनी सीटीपी स्पेशल टॉप 30 क्वेश्चन आंसर की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरुआत करने से पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम यानी विकास शुरू होता है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी शैशवावस्था से, प्री चाइल्डहुड स्टेज या पूर्व बाल्यावस्था से, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज यानी उत्तर बाल्यावस्था से, या प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था से। तो डेवलपमेंट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्री नेटल स्टेज प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास जो है वो शुरुआत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। विकास की शुरुआत आपका बच्चा जब गर्भ में होता है, बच्चे का जब गर्भाधान हो जाता है उसी टाइम से बच्चे का विकास स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न दूसरा है आपका, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने से ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता, जर्नल ऑफ स्पेसिफिक समान से विशिष्ट की ओर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत भिन्नता, इंटर रिलेशनशिप या अंतर संबंध। तो ये जो बात हो रही है कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना जो है उसे सीखने में ज्यादा समय लगता है। यह विकास का ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तित्व भिन्नता को दर्शा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और अलग अलग बुद्धि की क्षमताएं होती हैं, किसी में ये ज़्यादा होती है तो किसी में कम। तो ये आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तित्व भिन्नता को दर्शा रहा है कि सीमा जो है वो हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना को उसे सीखने में समय लगता है। ठीक है, तो इनमें अपनी अपनी खूबियां हैं जिससे उन दोनों को व्यक्तित्व भिन्नता की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ठीक है, हेरिडिटी से कौन सा कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न यानी चिंतन पैटर्न, कलर ऑफ आइज, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो और आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कलर ऑफ द आइज। हेरिडिटी से आपके आंखों के कलर पर प्रभाव पड़ सकता है। आंखों का रंग आपका हेरिडिटी से चेंज हो सकता है। अगर आपके माता की आंखें नीली हैं तो हो सकता है आपकी आंखें भी नीली हों। ठीक है, तो किस पे आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा? तो वो पड़ेगा आपका आंखों का रंग, कलर ऑफ द आइज। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी प्रेरक चरण, प्री ऑप्शनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी मूड संक्रियात्मक चरण, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर कि वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, वस्तु स्थायित्व कब से बच्चा प्रदर्शित करने लगता है? सेंसरी मोटर स्टेट से, यानी 0 से 2 वर्ष की आयु में। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की आयु जो होती है वो होती है आपकी संवेदी प्रेरक चरण होता है 0 से 2 वर्ष की आयु का, जिसमें बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वो उस वस्तु को जानने लगता है। कोई वस्तु अगर उसके सामने नहीं है लेकिन वो फिर भी जानेगा कि हाँ ऐसी वस्तु कोई होती है। ठीक है, ये दर्शाता है वस्तु स्थायित्व को। अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है। कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र,
साइकोमोटर डोमेन यानी मनोगत्यात्मक क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक क्षेत्र, या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। तो बच्चा क्या कर रहा है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति आक्रामक व्यवहार कर रहा है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मान रहा है। तो ऐसे में उसके भावात्मक अफेक्टिव डोमेन क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। उसके भावात्मक, उसके अंदर, ठीक, अफेक्टिव, वो किस बात से प्रभावित है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, भावात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम, ठीक है, सगुम नहीं है, सॉरी, सुगम होगा, सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, मूल्य द्वंद्व, एग्रेशन, आक्रामकता, एनेक्सिटी, दुश्चिंता या सोशलाइजेशन। तो शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि यह सीखने में और बनाने के अतिरिक्त सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, समाजीकरण, ठीक है, किसमें सहायता प्रदान करती है? समाजीकरण में भी सहायता प्रदान करती है, सामूहिक गतियों में, सामूहिक गतिविधियों को कराने में, ठीक है। सीखने में तो सुगम बनाता ही है, साथ ही साथ सामाजिक सामाजिकीकरण में भी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या नैतिक तर्कणा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, मोरल रीजनिंग, ठीक है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा के बारे में है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, ऑप्शन में है, जो सभी निरयोग बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रोत्साहित करती है, या केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। तो बात अगर हो रही है समावेशी शिक्षा की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट बन रहा है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, ठीक है। ये होती है आपकी समावेशी शिक्षा, जिसमें किसी भी बच्चे की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य योग्यता स्थितियों को ध्यान में न रखकर सभी बच्चों को एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ठीक है। वहां आपकी क्या होती है? वहां होती है आपकी समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, एक पाठ्य पुस्तक से बचती है जेंडर वाइज, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक पाठ्य पुस्तक हमेशा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, किससे बचती है? ऑप्शन नंबर है आपका राइट है, जेंडर बायस यानी लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। अगला प्रश्न है आपका, ये अधिगम विकार से संबंधित प्रश्न है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है, किस समस्या से संबंधित है? स्पीकिंग, बोलने, स्पीकिंग एंड हियरिंग, हियरिंग या रीडिंग। तो डिसलेक्सिया की बात हो रही है, डिसलेक्सिया जो है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो रहा है, रीडिंग, पढ़ने की अक्षमता होती है डिसलेक्सिया, ठीक है। पढ़ने में अक्षमता अगर है बच्चे को तो वो किससे ग्रसित है? वो डिसलेक्सिया अधिगम विकार से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन है आपका, सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतरजात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को कहते हैं, ठीक है। भाषा को अर्जित करने की जो अंतरजात क्षमता होती है, जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये आपकी कहलाती है ऑप्शन नंबर बी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अर्जन साधन, ठीक है। क्या है? भाषा अर्जन साधन, LAD, लैडी, ठीक है, LED कहलाती है
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन साधन। उस अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं? चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन साधन। अगला प्रश्न है आपका, सिग्नल लर्निंग की अवधारणा संबंधित है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ट्रायल एंड एरर, नॉन ऑफ दीज। मतलब शास्त्रीय अनुबंधन, ऑपरेटिव अनुबंधन, परीक्षण और त्रुटि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन। सिग्नल लर्निंग की अवधारणा जो है वो आपका शास्त्रीय अनुबंधन से संबंध रखती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सी अवस्था अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किस अवस्था में? एडोलसेंस, चाइल्डहुड, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड। तो ये अहम बनाम भूमिका द्वंद्व जो होता है ये आपका ऑप्शन नंबर ए, एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था में होता है। ठीक है, अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार जो होता है वो किशोर अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण क्या है? संप्रेषण की प्रक्रिया में लिखित मीडिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? बात हो रही है लिखित मीडिया यानी रिटन मीडिया की, तो सेंडर नहीं हो सकता है, चैनल भी नहीं, गैर मौखिक भी नहीं। यहाँ पर आपका मैसेज जरूर हो सकते हैं। ठीक है, मैसेज या टेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन की रिटन मीडिया होती है। निम्नलिखित में से किसका भाग है? संदेश का भाग होता है। अगला प्रश्न है आपका, ये ब्लूम के वर्गीकरण से संबंधित है। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? ये आपसे पूछा जा रहा है। विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, ये आपका राइट आंसर है। और यहाँ पर जो नहीं है, कौन सा विकल्प असंगत है पूछा है, तो ये आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मानुभूति। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पे उद्देश्य आधारित प्रश्नों में विश्लेषण भी है, मूल्यांकन भी है, एप्लीकेशन आधारित भी प्रश्न है, बट आत्मानुभूति प्रश्न नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल समावेशन, केवल समायोजन, समावेशन और समायोजन दोनों, ना तो समावेशन ना ही समायोजन। तो जीन पियाजे की बात हो रही है, तो उनके अनुसार वातावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर सी, समावेशन और समायोजन दोनों चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, बच्चों को सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। जीन पियाजे किसे महत्व देते हैं और लेव वाइगोत्स्की किसे महत्व देते हैं? बच्चों की सीखने के संदर्भ में ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। जीन पियाजे जो है वो परिपक्वता को और लेव वाइगोत्स्की जो है वो सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं बच्चों के सीखने के संदर्भ में। ठीक है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता किसे, परिपक्वता, जबकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया है? ईएल थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, जीन पियाजे या इवान पावलोव। तो ये है आपका, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन जो है ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा यह कथन दिया गया है कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना किस प्रकार का निरीक्षण है? औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक परीक्षण होता है, निरीक्षण होता है। बच्चे का विद्यालय में मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना कोई औपचारिक निरीक्षण नहीं होता है, अनौपचारिक निरीक्षण होता है आपका। ठीक है, नॉन फॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है? शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या आपसे पूछी जा रही है। कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता, विषय वस्तु को समझने की समस्या,
परीक्षा में नकल करना या कक्षा में देरी से पहुंचना। तो आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। विषय वस्तु को समझने की समस्या जो है वो शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? अपसारी चिंतन की बात हो रही है, यानी डाइवर्ट थिंकिंग की। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी आपका है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के रूप में किया है। क्रिएटिविटी का अर्थ उनका अपसारी चिंतन लगाया है गिलफोर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस ईयर आया ये क्वेश्चन है 45 घंटे। ठीक है, कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित है? 45 घंटे एक शिक्षक को सप्ताह में कार्य करना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है परीक्षा सुधारों में ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सुधार में सुझाया गया है। ठीक है, किस सुधार को सुझाया गया है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुबुद्धि सिद्धांत, क्लास के अनुबंध सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम, आशुबेल। तो ये तीनों आपके राइट हैं। ठीक है, इसमें पूछा सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड के द्वारा नहीं, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत जो है बुद्धि का, वो दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, ना कि गिलफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बन रहा है। अगला प्रश्न है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्निहित योग्यताएं या परिपक्वता। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास होती है वो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण तथा पुनर्बलन से होती है। बच्चे जो है वो किसी के अनुकरण से सीखते हैं, और पुनर्बलन मतलब बार बार वो देखकर ही सीखते हैं, और जो उन्हें खुद आता है वो अपने ज्ञान में वृद्धि करके सीखते हैं। बीएफ स्किनर के द्वारा ऐसा बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है। ऑप्शन में है अंग्रेजी, रूसी, यूनानी या स्पेनिश। तो आपका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति की हुई है वो ऑप्शन नंबर सी यूनानी भाषा से शब्द से हुई है, जिसमें दो शब्दों के मेल से बना है आपका साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगस। ठीक है, साइको प्लस लोगस, जिसमें साइके का अर्थ होता है, साइके का अर्थ होता है आपका आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन यानी ज्ञान या अध्ययन। तो पहली बार मनोविज्ञान को क्या बोला गया था? आत्मा का अध्ययन। ठीक है, आत्मा का अध्ययन पहली बार बोला गया था, क्योंकि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो भाषा से हुई थी, साइको प्लस लोगस, यूनानी भाषा के ये शब्द थे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था? कोठारी आयोग का, एनसीएफ 2005 का, एनपीए 1986 का, एनसीएफ 2000 का। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, एनपीई 1986 का परिणाम था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एनपीई 1986 का परिणाम था। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 का परिणाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए हैं हम।
और 28वें क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जो है कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 30, आपके कितना स्कोर बन रहा है? अगर आपका स्कोर जो है वो 26 से लेके 28 के बीच में बन रहा है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। इसमें पूछ रहा है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनमें से सभी। तो वहीं अगर हम बात करें सृजनशीलता की यानी क्रिएटिविटी की, तो इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छी विधि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचारावेश जो है उसकी इस विधि की सहायता एक अध्यापक को लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता विशेषता किस बालक की पहचान है? प्रतिभाशील बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या इनमें से कोई नहीं? तो समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं व्यक्तियों के प्रति सजगता जो है वो विशेषता होती है ऑप्शन नंबर सी सृजनशील बालकों की। ठीक है, कैसे बालकों की? सृजनशील बालकों की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम या आकस्मिक अधिगम? तो जिस प्रक्रिया में व्यक्ति जो है वो दूसरे के व्यवहार से देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो ऐसा अधिगम कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर है सामाजिक अधिगम। ठीक है, क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि खुद के प्रत्यक्ष अनुभव से। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। तो ये थे आपके आज के 30 यानी टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके साथ साथ आंसर भी थे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी रिक्वेस्ट मान लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।